राजद्रोह जैसे कई चीज़ों में बदलाव हुआ है, पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सर आपकी। ऐसा है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सब बने कब बने, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? इसकी पृष्ठभूमि थी 1857 में, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको अंग्रेज कहते हैं रिवोल्ट, तो जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय ईस्ट इंडिया का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद ब्रिटिश काउंसिल ने अपने हाथ में शासन ले लिया, और उसके बाद अब एक जो कॉलोनियल शासन था, जो देश को गुलाम बनाना चाहता था, उसने ऐसे कानून बनाए जिससे उसकी जो गुलामी की बेड़ियां हैं वो कभी काटी ना जा सकें। और उसमें थॉमस मैकाले ने आईपीसी, सीआरपीसी, जो कानून है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, उन्होंने कानून बनाए। और देखें, जितने ये कानून है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और उसके बाद ये कानून 1860 के बाद लागू हुए, 62, 64, 1872 एविडेंस एक्ट, तो ये कानून 160 बरस से ज़्यादा पुराने हो गए। और ये जो है इसकी, और आज़ादी के हम अमृत काल में चल रहे हैं। और दुखद ये रहा कि उसके पहले किसी सरकारों ने इसको, उसमें सुधार लाने की परिकल्पना भी नहीं की। अब इसमें ये जो कानून है, पहले क्या नाम था, इंडियन पेनल कोड, दंड संहिता, लेकिन अब ये कानून जो है उनका मकसद दंड देना था। अब जो ये कानून बन रहे हैं इसका मकसद है न्याय देना, इसीलिए इंडियन पेनल कोड का नाम कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी का नाम बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस एक्ट का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इस तरह से इसमें जो कानूनों में बदलाव किए गए हैं, और इसमें कई चीज़ लाया गया, जैसे मॉब लिंचिंग का। मॉब लिंचिंग बड़ी कभी कभी भयंकर होती है और उसकी खबरें बनती हैं, लेकिन अब मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कोई कानून नहीं था जिससे ऐसी सजा हो जिससे दूसरे लोग सबक सीख सकें कि भैया मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते। तो मॉब लिंचिंग के लिए अलग प्राविधान आया है, कड़ी सजा है। इवन चोर की भी मॉब लिंचिंग होगी तो वो भी मॉब लिंचिंग माना जाएगा। एक और था, जो पिछड़े इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, एक शब्द होता है डाइन। हम तो गांव के रहने वाले हैं। उस समय मैं बता रहा हूँ, जब थोड़ी सी हम लोगों को 5वें 6वें में पढ़ते थे, तो गांव होता है कि फला महिला डाइन है, उसने जादू कर दिया, टोना लगा दिया, बच्चा मर गया, जानवर बीमार हो गया। और आज भी जो ट्राइबल इलाके हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इस सब इलाके में, तो उस महिला को तमाम जगह ऐसी घटनाएं आती हैं कि डाइन है, उसको मार तक दिया जाता है। तो ये पहले कहीं ये प्रोविज़न नहीं था, इस प्रोविज़न को इसमें लागू किया गया है। दूसरा एक लव जिहाद के नाम से आता है कानून। अब उसमें क्या हुआ, बहला फुसला करके, पहचान छिपा करके, नौकरी दिलाने के नाम पर, प्रोन्नत दिलाने के नाम दुष्कर्म किया जाता है। इस टाइप का स्पेसिफिक कोई कानून नहीं था, उसको भी नए जो है जो कानून बन रहे हैं उसमें लाया गया है। एक चीज़ ये हुआ है, ये डिजिटल इंडिया है। अब तमाम डिजिटल साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों का प्रोविज़न नहीं था, इसीलिए बड़े बड़े अपराधी उसमें उनको लाभ मिल जाता था। जैसे कभी होता है कि आपका वॉइस सैंपल लेना है, कई जगह डीएनए टेस्ट लेना है, ये लेना है, तो तमाम चीज़ों का जो साक्ष्य या डीएनए के आप ईमेल से भेजते हैं, एसएमएस करते हैं, वॉइस कॉल का करते हैं, तो वो सब जो है इसको भी साक्ष्य में मान्य होगा। इसका भी प्राविधान किया गया, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है वैसे ही अपराधी भी इसको प्रयोग, साइबर क्राइम का जो आजकल है वो बहुत बड़ा क्राइम है, तो उसको उसके जो है उसको रोकने के लिए, दंड देने के लिए इसको किया गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप सोचे होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, जितने बड़े बड़े माफिया थे सबकी जो अपराध से कमाई गई संपत्तियां थीं उसको जब्त कर लिया। जो गलत बने थे सरकारी ज़मीन पर गरीबी, उसको ध्वस्त किया गया। तो यूपी में एक कानून है, यूपी गैंगस्टर एक्ट। मैं जब एसपी सिटी लखनऊ था तो उस समय 1986 में वहाँ यूपी गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ था, और उस एक्ट के तहत ये कार्रवाई होती है। लेकिन तमाम राज्य हैं जिनके पास इस प्रकार का एक्ट नहीं है, तो वो भी इस नए उसमें किया गया है कि संगठित अपराध जो है, माफिया अपराध से कमाता है, उसकी संपत्तियों को जब्त करने का प्रोविज़न इस कानून में किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि एफआईआर लागू कायम हुआ, एफआईआर, और एफआईआर के बाद पता चलता है बरसों बरसों उसमें
विवेचना चल रही है, चार्जशीट नहीं लग रही है। अब कर दिया कि 90 दिन में आपको चार्जशीट लगानी है। अब कोर्ट में ट्रायल, फूलन देवी केस हुआ था, बेहमई कांड जिसको कहते हैं, इसमें फूलन देवी और उसके गैंग ने 22 लोगों की हत्या की थी 1981, और वो दिन था वैलेंटाइन डे, और आज तक फैसला नहीं हुआ है। 38 मुलजिम थे, 34-35 तो मर गए या एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन जो 4 आज तक फैसला नहीं हुआ। तो ये प्रोविज़न जो किया गया है कि इसमें न्याय हो, और इसके अलावा अगर अदालत फैसला उसमें सुनवाई ख़त्म हो गई तो आपको 30 दिन में डिसीजन देना ही है, ये नहीं कि चल रहा है सालों लंबित है। दूसरा चीज़ किया फॉरेंसिक साइंस, साइंटिफिक एविडेंस का बड़ा महत्व हो गया है। हम एक शब्द कहते हैं, आदमी झूठ बोल सकता है, परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती। क्रिमिनल कोई न कोई छाप छोड़ जाएगा, वो छाप झूठ नहीं बोलेगा। तो इसलिए किया गया, जहां 7 वर्ष से अधिक की सजा है उसमें फॉरेंसिक टीम जाएगी और जा करके उसमें एविडेंस करेगी। ये कंपलसरी है, ये नहीं कि आप गए तो नहीं गए, खाली मर्डर में गए या कोई बहुत बड़ा थेफ्ट हो गया, आतंकवाद की घटना हो गई, उसमें आप जाएंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण है, अक्सर आप देखते होंगे कि तमाम राज्य सरकारें, कोई बड़ा अपराधी उसको सज़ा मिली बड़ी मुश्किल से, और उसमें पता चला वो सज़ा माफ़ कर दी गई। तो अब जो ये कानून होगा कि जो पॉलिटिकल के आधार पर अपराधियों की सज़ाएं कम की जाती थी, उसको जेल से बाहर निकाल दिया जाता था, अब इसमें किया गया है, ऐसा प्रोसीजर है कि एक स्टेज पर आप सज़ा कम तो कर सकते हैं, माफ़ नहीं कर सकते। तो जो राजनीतिक रूप से दुरुपयोग होता था वो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। और इसमें पूरे इस एक्ट में अमृतकाल है आज़ादी का, तो इसमें डिजिटल इंडिया की छाप है, और इसमें दंड नहीं। इस जो एक्ट में परिवर्तन हो रहे हैं इसका मकसद न्याय देना है। बिल्कुल आपने कहा, मैंने कहा ना कि माननीय अमित शाह जी ने यही कहा कि इस एक्ट का मतलब मैकाले वाला नहीं है दंड देना, इसका मतलब है न्याय देना। तो अश्विनी कुमार जी न्याय मंत्री, उनको आश्वस्त रहना चाहिए कि जो एक्ट है ये अमृतकाल का एक्ट, ये दमनकारी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अपराधी नहीं बचेगा, तो इसलिए दमनकारी नहीं होगा और दंड नहीं, यहाँ न्याय दिया जाएगा। जिसके साथ न्याय होता है वो न्याय दिया जाएगा।